हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ध्वनि यानी कि साउंड। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लिए हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम में और जो भी आप एग्ज़ाम्स देते हो और रेलवे वगैरह के एसएससी वगैरह उसमें भी यहाँ से पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है आज है वो है ध्वनि। क्या नाम है? ध्वनि, साउंड। हम सभी अपने चारों तरफ जो है वो ध्वनि को सुनते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ध्वनि को कैसे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ध्वनि कहाँ पे चलती हैं, कहाँ पे नहीं चलती हैं, कहाँ पे संचरण करती हैं, ट्रेवल करती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहे। देखिए, अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की धुनें सुनते हैं। तो हम बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जिनकी धुनियों को हम सुनते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के विचार विमर्श करेंगे। तो ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। चलो एक एक सारे टॉपिक को हम पढ़ेंगे। देखिए, कुछ वाद्य यंत्र हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तबला है, सितार है, बांसुरी है, हारमोनियम है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्वनियाँ कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो अभी प्रश्न आया था ना, ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं। तो जो साउंड्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? कंपन के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा। जैसे ढोल है, ढोल आप सभी ने देखा होगा, जब उसको हम पीटते हैं, हाथ से उसको पीटते हैं तो जो उस पर चमड़े की वो लगी होती है परत, वो उसमें क्या होता है, कंपन होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने आपने घंटी बजाया होगा, मंदिर में जाते हैं जो घंटी बजाते हैं, तो वहाँ पे भी जो हम उस घंटी को उसकी सतह पे पीटते हैं तो क्या होता है, कंपन होता है और उससे ध्वनि निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि क्या होती है, कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती हैं। एक बार आप घंटी को तेज से बजाइए, फिर उसको टच करके देखिए, तो वो देखिए उसमें कंपन होता रहता है ना, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे एक प्लेट को हमने लटका दिया और इसको डंडे से पीटते हैं तो इसमें क्या होगा, कंपन होगा और आवाज़ आएगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो अब आपको समझ के आया होगा कि जो है कि कंपन द्वारा जो है ध्वनियों का उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक रबड़ इसने लगाया है और यहाँ पे पेंसिल से इसको उठाया, फिर इस रबड़ को ऐसे खींचेंगे और छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, कंपन होगा, ठीक है। और कंपन के कारण कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। आप देखिएगा, देखो कंपन किसे कहते हैं, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। देखो, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे होने की गति को कंपन कहते हैं। जैसे मान लो कोई यहाँ पे इस तरीके से, मान लो एक हम क्या कुछ लगा देते हैं, ठीक है, पतली सी कोई चीज़ लगा देते हैं और उसको इधर खींचते हैं और खींच के छोड़ते हैं, तो क्या करेगा, ऐसे कंपन करेगा, ऐसे कंपन करेगा, आपने देखा होगा। या इसी बर्तन को यहाँ पे रुका हुआ है, इसको बांध दिया हमने, यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा खींच के छोड़ेंगे तो कैसे करेगा, ऐसे 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 करेगा। या घड़ी का आपने देखा होगा, जो दोलन वाली घड़ी होती है जिसमें लोलक लगा होता है, वो घड़ी कैसे करती रहती है, आपने देखा होगा कि ऐसे पहले रहती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है, तो उसकी माध्य स्थिति होगी जिस पे वो रुकता है। जैसे बर्तन यहाँ पे रुका है, ये इसकी माध्य स्थिति है। बर्तन को थोड़ा सा इधर लाएंगे, यहाँ से छोड़ देंगे तो बर्तन ऐसे 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 करता रहेगा ना। तो माध्य स्थिति के, ये माध्य स्थिति होगी जिस पे रुका हुआ है, और इसके उधर उधर जो ऐसे ऐसे गति करेगा उसको क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं। तो उसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, जब कसकर तनित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं तो उसके बीच से खींच कर छोड़ते हैं तो वह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। ये एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे देखो, रबड़ को फंसाया गया, रबड़ को खींचेंगे और खींच के छोड़ेंगे तो रबड़ ऊपर नीचे गति करेगी। माध्य स्थिति क्या है उसकी, उसकी माध्य स्थिति है जो सीधे एकदम ऐसे रहे। और ऊपर नीचे गति करेगी तो कंपन होगा, कंपन होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। आप देखिएगा, कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में कंपन हमें आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में आयाम इतना कम होता है कि हम देख नहीं पाते हैं, तथापि इन कंपनों को अनुभव किया जा सकता है। जैसे एक बर्तन में अगर आप पानी भर दो और उस पर एक चम्मच से पीटो बर्तन को, तो क्या होगा, आप देखोगे पानी में कुछ स्टीम बनेगी, यानी ना कुछ क्या होगा, उसमें आपको कंपन दिखाई देगा, पानी में हलचल होगी, कंपन आपको दिखाई देगा। देखिए, सुपरिचित वाद्य यंत्रों की सूची बनाई और उनके कंपायमान भावों को पहचानी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है ना, ये क्या है, एक तारा, एक तार इसमें लगा होता है और इससे इस पे रगड़ते हैं तो क्या होता है, चूंकि उसमें कंपन होता है और कंपन होने से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। संभवतः आपने मजीरा, घटम तथा नूट मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र समानतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जा सकता है।
ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है आपका, ये घटम है, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है ना, घट माने जो आपका पॉट होता है। और ये देखो ये मजीरा है इसको बजाने वाला। इसमें क्या करते हैं, मजीरों को क्या करते हैं, ये मजीरा है ना, देखो इसको पीटते हैं एक दूसरे पे तो इसमें कंपन होता है और ध्वनि निकलती है, आपने देखा होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, ग्लास में पानी भर करके इसको बजा रहा है, ठीक है। तो इसमें बजाने से क्या होगा, कंपन होगा और ध्वनि उत्पन्न होगी। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इस प्रकार जब हम किसी मृदंगम को झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है, जैसे कोई वाद्य यंत्र है जब उसको हम बजाते हैं, जैसे यही वाद्य यंत्र है तो सिर्फ जो यहाँ पे तार लगा होता है उसी की आवाज़ नहीं होती बल्कि इस वाद्य यंत्र में भी कंपन होता है और पूरे की आवाज़ होती है, ठीक है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि देखिए हम भी बोलते हैं, ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं आइए देखते हैं। क्योंकि कंपन हमारे गले में भी होता है, आप जब बोलते हैं तो अपने गले पर हाथ लगा के देखिए, यहाँ पे ये गले पे हाथ लगा के देखिए, आपको पता चलेगा कंपन होता है। अपने हाथों को अपने कंठ पर रखिए बोलते समय तो आपको कुछ कंपन दिखाई देगा। देखिए मानव में ध्वनि वाक्यंत्र अथवा कंठ या लैरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए और एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्यंत्र कहलाता है, वाक्यंत्र है यह, ठीक है। यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं जिनके बीच वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण छिद्री बनी होती है। देखिए ये हमारा गला है ना, यहाँ पे ये इसका यहाँ दिखाया गया है फिगर। तो यहाँ से वायु पतली जो छिद्र होता है इसी से वायु निकलता है और जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि कब उत्पन्न होगी, जब कंपन होगा, ठीक है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। वाक तंतुओं को तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं मतलब कि अगर मान लो कोई ये है वाक तंतु, अगर ये मान लो इसमें ज़्यादा जगह है तो उसकी ध्वनि अलग होगी और पतली जगह है तो उसकी ध्वनि अलग होगी। आपने देखा होगा कुछ मनुष्यों की क्या होती है, आवाज़ पतली होती है, कुछ की मोटी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, वो इसी कारण से होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिएगा पुरुष के वाक तंतुओं की लंबाई, इसको नोट कर लीजिएगा, पुरुष के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, कितनी 20 mm होती है। और महिलाओं में इसकी लंबाई 15 mm होती है। तो 20 mm में क्या है, जगह ज़्यादा होती है इसलिए पुरुषों की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है और महिलाओं में क्या होता है जो स्वरतंत्र होते हैं उसकी लंबाई जो होती है कितनी होती है 15 mm होती है, 15 mm होती है, जिससे महिलाओं की आवाज़ क्या होती है, पतली होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुषों महिलाओं और बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। आपने देखा होगा पुरुष की तो अलग होती है, मोटी होती है, महिलाओं की पतली होती है और बच्चों की जो वाक ध्वनि होती है वो अलग होती है क्योंकि वाक जो तंतु हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये देखिए इसी हेडलाइन में भी आपको क्वेश्चन मिल गया कि ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चाहे वो माध्यम गैस हो यानी कि आपका वायु हो, चाहे वो माध्यम ठोस हो, लोहा हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, या फिर वह माध्यम आपका द्रव हो जैसे पानी, ठीक। कोई भी माध्यम होना चाहिए तभी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी। जहाँ पर वायु नहीं है वहाँ पे ध्वनि नहीं जा सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती। जैसे अगर हम चंद्रमा पे बात करना चाहें आपसे तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर वायु नहीं है। अब जब वायु नहीं है तो वहाँ पे ध्वनि नहीं चल सकती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। देखिए वास्तव में यदि आप गिलास में इसमें से सारी वायु बाहर निकाल देते हैं तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देनी बंद। ये तो प्रैक्टिकल है, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल कराया गया है, ठीक है। देखिएगा ध्वनि को संचरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में वायु पूरी तरह निकाल दी जाए तो कहा जाता है कि वह बर्तन निर्वात है। मतलब कि जहाँ पर कोई वायु नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात। जहाँ से वायु को निकाल दिया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात, ठीक है, वैक्यूम बोलते हैं। तो अगर वायु नहीं होगी, ठीक है, वायु नहीं होगी तो आवाज़ का जो ट्रांसफ़र है, जो साउंड का ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जैसे यहाँ पे देखो
ये दिखा रहा है कि ध्वनि जल में संचरित होती है। देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि ध्वनि जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में प्रवाहित होती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, पानी के अंदर एक घंटी को बजा रहा है और ये इसको कान लगा के सुन रहा है, तो इसको कुछ ध्वनि सुनाई देगी। यहाँ पे लिखा है ध्वनि जल में संचरित होते हुए, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्वनि जल में संचरित होती है। अब देखिए यहाँ पे व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इस प्रकार संदेश का आदान प्रदान पाते होंगे। जैसे जो जलीय जीव हैं वो अंदर जब ध्वनि निकालते हैं तो क्या होता है, ध्वनि जल के माध्यम से ट्रैवल करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक रॉड है, ध्वनि मीटर स्केल में गमन करते हैं। यहाँ पे ये देखो इसने यहाँ पे लगाया ना, और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रोक करेगा, ठोकेगा, तो यहाँ पे इसको आवाज़ सुनाई दी। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में ट्रेवल करती है। ठोस है तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर ली। ठीक है, आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मेज है, मेज में देखो ये बच्चा यहाँ पे स्ट्रोक कर रहा है और यहाँ पे ये कान लगाए हुए हैं, तो ध्वनि संचित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको माध्यम मिल रहा है। ठीक है, माध्यम ठोस है। ठीक, हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो ध्वनि है वो क्या कर सकती है, किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। द्रव में भी संचरण करती है, वायु में भी करती है। तो यहाँ पे पहले आप ठोस का लिख लीजिए। ठीक है, ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। खिलौना, टेलीफोन से आप देख सकते हैं। इस तरीके से खिलौने आपने बचपन में बनाए होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिसमें 2 ग्लास लगे होते हैं और यहाँ से एक हम पतला जो है धागा लगाते हैं। ठीक है, डोरी लगाते हैं, तो आप देखेंगे इधर से बोलने पे इधर सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि जो है इस स्ट्रिंग से होते हुए ऐसे ऐसे ट्रैवल करते हुए, यहाँ पे देखिए ये बोलेगा ना, तो यहाँ से ध्वनि ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे तो इसको सुनाई देगी। ठीक है, इस तरीके से कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है तथा किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह माध्यम गैस, द्रव, ठोस कुछ भी हो सकता है, इससे हम ध्वनि को सुन पाते। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है कि जो ध्वनि होती है, यहाँ पे लिखा है ना, देखो ध्वनि उत्पन्न कर सकती है तथा यह किसी भी माध्यम से भी किसी भी दिशा में संचित हो सकती है। यह माध्यम गैस, द्रव, ठोस कुछ भी हो सकता है, यानी कि तीनों माध्यम, ठोस, द्रव और गैस तीनों में प्रवाहित होती हैं ध्वनियाँ। चलो आगे चलते हैं। हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा कैसे सुनते हैं, हम अपने कैसे सुनते हैं इसको देख लीजिए। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है। बाहरी भाग होता है वो कीप जैसा होता है। यह ध्वनि इसमें प्रवेश करती है, जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तनिक झिल्ली होती है, जिसे कर्णपटल या ईयर ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम का। जैसे आपने ढोल देखा होगा, या हाँ ढोल आपने देखा हो, ड्रम देखा होगा, उस पर देखो एक पतली सी परत चढ़ाते हैं चमड़ी। सेम उसी तरीके से कुछ हमारे कान के अंदर भी एक परत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्णपटा या ईयर ड्रम बोलते हैं। जब हम ध्वनियाँ होती है हमारे कान के अंदर प्रवेश करती हैं, तो पहले बाहर एक नली मिलती है, उस नली से होकर जाकर उस ईयर ड्रम पे टकराती हैं, तो उसमें कंपन होता है, जिससे हमारे माइंड को जो है क्या होता है, संकेत जाता है कि किस प्रकार की ध्वनि ये है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, यह जानने के लिए कर्णपटा क्या कार्य करता है, ये टिन के डिब्बे से प्रयोग करते हैं। ये देखिए प्रयोग कर रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो इसने एक रबड़ का कुछ लगा दिया है ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे अनाज के दाने रख दिए और नीचे से ये बोल रहा है, हवा मार रहा है। ठीक है, तो जब हवा मारेगा तो इसमें कंपन होगा और ये कंपन होगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, क्योंकि अनाज के दाने उड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ईयर ड्रम जो होता है कान का, वो भी वर्क करता है। यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा कान है। ठीक है, कान है, यहाँ से साउंड से यहाँ पे अंदर प्रवेश करती हैं, इस नली से होके जाती हैं, और यहाँ पे ये देखो ये ईयर ड्रम है। ठीक है, कुछ आपको दिख रहा होगा, ईयर ड्रम इसी से टकराती हैं, तो ये माइंड को जो है वो मैसेज भेजता है कि इस तरीके की ध्वनि यहाँ पे आ रही है। कर्णपटा के तनित रबड़ की सीट के समान होता है। जो ये कर्णपटा आपको दिख रहा है, ये रबड़ की सीट के समान होता है, जो तनी हुई हो। ध्वनि के कंपन कर्णपटा को कंपित करते हैं। कर्णपटा कंपनों को अंतर कर्ण यानी कि इनर ईयर को भेज देता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। तो आपको क्लियर होगा किस प्रकार ध्वनि को सुनते हैं। ईयर ड्रम याद रखिएगा, यहाँ पे कंपन होता है, ये एक तनित रबड़ के समान होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये अंदर के पार्ट को दिखाया गया है। मेन आपका ईयर ड्रम ये है, ये इंटर आपका ईयर है, इनर ईयर है, और यहाँ से ये मैसेज माइंड को जाता है, ब्रेन को। ठीक है, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। देखिए यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंपन का आयाम क्या होता है? ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स आते हैं, अब इनको ध्यान रखिएगा। देखो कंपन का आयाम क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है और आवृत्ति क्या होती है। देखिए जब किसी वस्तु को
किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। माध्य स्थिति से इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? इस गति को दोलन कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे ये एक हम पत्थर लटका देते हैं रस्सी से बांध करके और इसको एक बार इधर ला के छोड़ देते हैं तो क्या करेगा? ऐसे 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 ये मूव करता रहेगा ना, तो इसी को क्या कहेंगे? दोलन गति कहते हैं। और ठीक है, कंपन कंपन करना कहते हैं और इसको दोलन गति कहते हैं। अब आते हैं और कई चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति क्या होती है? देखिए, प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, प्रति सेकंड। जैसे मान लो यहाँ से हमने पत्थर लटकाया, 1 सेकंड में कितनी बार, जैसे यहाँ गया, यहाँ से फिर इधर आया, फिर यहाँ से इधर आया, तो 1 सेकंड में कितनी बार वो एक चक्कर पूरा करता है? एक चक्कर कहाँ से पूरा होगा? पहले देखो, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, तो एक चक्कर होगा। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर वो लगाता है, उसको क्या कहते हैं? उसकी आवृत्ति कहते हैं या फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। हर्ट्ज का संकेत एच होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यानी कि किसी वस्तु की अगर आवृत्ति 1 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में 1 चक्कर लगाएगी। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरा करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? अगर 1 सेकंड में 20 दोलन पूरा करती है तो उसकी जो आवृत्ति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 हर्ट्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 20 हर्ट्ज हो जाएगी। क्योंकि वो क्या करे? 1 सेकंड में 20 दोलन पूरा कर रही है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले वस्तु को देखे बगैर भी हम उसकी सुपरिचित ध्वनि को पहचान सकते हैं। चलो अब देखिए, आयाम और आवृत्ति। आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि की 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण गुण आयाम और आवृत्ति होते हैं। आवृत्ति मैंने आपको बता दिया 1 सेकंड में दोलनों की संख्या। अब आयाम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, आवृत्ति तो हमने पढ़ लिया कि 1 सेकंड में दोलन की संख्या होती है। अब आयाम क्या होता है इसके बारे में जान लेता हूँ। एम्पलीट्यूड होता है। आयाम का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। जैसे एक सबसे सरल उदाहरण देखो, आपने घड़ी देखी है दोलन वाली ना, जिसमें लोलक लगा होता है। तो ये लोलक मैक्सिमम जितनी दूर इधर जाता है या इधर जाता है, मतलब इस माध्य स्थित से जितनी दूर इधर या इधर जाता है, सिर्फ एक ही तरफ, मान लो इधर से यहाँ तक जाता है, तो ये जो विस्थापन होगा इसका मान लो डी है, तो यही इसका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम। मतलब अपने माध्य स्थित से जितनी अधिक दूरी पर जाता है, जितनी दूरी तक वो विस्थापित होता है, उसको क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। ठीक है, एक तरफ जैसे मान लो ये लोलक है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, यही क्या कहलाएगी? इसका आयाम कहलाएगी या एम्पलीट्यूड कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे प्रबलता तथा तारत्व। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रबलता और तारत्व क्या होते हैं? देखिए, प्रबलता और तारत्व ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, गिलास को, मान लो किसी गिलास को हम कंपित कराते हैं तो देखो, कोई वस्तु आयाम की माप होती है। देखो, यहाँ कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे देखो, एक प्रयोग आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल है यहाँ पे। जैसे ये है, गिलास को इसने कंपन कराया। ठीक है, कंपन कराने के बाद ये क्या किया? एक डोरी में गेंद को बांध करके इसके पास ले गया। तो चूंकि गिलास कंपन कर रहा था तो इसने इस गेंद को विस्थापित कर दिया। तो जितनी दूरी तक ये विस्थापित करेगा ना, वही उसका क्या हो जाएगा? आयाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयाम या एम्पलीट्यूड हो जाएगा। वही लिखा है, गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता, अब देखिए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, प्रबलता, ठीक है, और उसके किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। किस पर निर्भर? प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, इसको याद रखना। प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है, जब देखो, जब आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न ध्वनि की प्रबल तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता होती है। देखो, ध्यान रखो, जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबल मतलब उसके द्वारा जो ध्वनि होगी वो प्रबल भी होगी, यानी कि अधिक प्रबल होगी। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। ठीक है, जब आयाम अधिक रहेगा तो उत्पन्न ध्वनि अधिक प्रबल होगी। जब आयाम कम रहेगा तो उत्पन्न जो ध्वनि होगी वो मंद होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रबलता आयाम से संबंधित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी नोट कर लेना। देखिए, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी कि जो प्रबलता होती है, प्रबलता को अगर हम लिखें किससे लिखें? मान लो प्रबलता को हम लिखते हैं एल से, तो एल जो होता है हमारा वो समानुपाती, ये समानुपाती का निशान है, समानुपाती होता है आयाम। आयाम को अगर हम ए से लिखते हैं तो ए के
वर्ग के। इसको इस तरीके से आप फेयर में नोट कर लीजिएगा कि जो लाउडनेस होता है, ठीक, प्रबलता, या हम कहते हैं प्रबलता जो होती है, प्रबलता वो अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है तो प्रबलता को डेसिबल, देखो पहले यहाँ पे सुनो, अगर आयाम को 2 गुना बढ़ाते हैं, हम आयाम को 2 गुना बढ़ाते हैं, चूँकि हमने बताया कि जो लाउडनेस होता है प्रबलता वो आयाम का वर्ग के बराबर होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। तो अगर हम आयाम को 2 गुना बढ़ाते हैं तो लाउडनेस कितना बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि अगर आयाम को 2 गुना हम करते हैं तो प्रबलता 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। अब प्रबलता को डेसिबल यानी कि डीबी के मात्रक में व्यक्त करते हैं। अब देखो यहाँ पे याद रखना, प्रबलता किसका मात्रक होता है, डेसिबल, डीबी का मतलब डेसिमल होता है। अब इसको भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सामान्य श्वास जो होता है 10 डेसिबल होता है, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल होती है, सामान्य बातचीत आपका 60 डेसिबल होता है, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल होता है, और औसत फैक्ट्री जो होती है वो 80 डेसिबल होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे भी लिखा है, इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि 80 डेसिबल से अधिक, कितना, 80, कितने, 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, कष्टदायक होता है। यानी कि 80 डेसिबल से अधिक साउंड को हम सुनेंगे तो प्रॉब्लम होती है हमें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, मैंने आपको बता दिया। किसी कंपन वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से वयस्क कीजिए, का आपने अंतर देखा, तो देखिए दोनों ध्वनियों में अंतर होता है, बच्चे और वयस्क की। क्यों? क्योंकि आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। अब देखिए, ये तुम्हारा आयाम वाला चैप्टर था, आयाम वाले टॉपिक हमने पढ़ा, हमने आयाम पढ़ा यहाँ पे, तो हमने आयाम पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं आवृत्ति। आयाम किससे संबंधित होता है, आयाम जो होता है वो प्रबलता से संबंधित होता है, ठीक है। अब हम आवृत्ति पढ़ेंगे। देखिए, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। आयाम किसको निर्धारित करता है, प्रबलता को, लाउडनेस को, और जो ये होता है आवृत्ति, ये आपकी तारत्व को, ठीक है, पिच को जो है वो क्या करता है, उसको डिसाइड करता है, निर्धारित करता है, तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करता है कौन, आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि क्या होती है, तीखी होती है। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी वह ध्वनि कैसी होगी, तीखी होगी। और कंपन की आवृत्ति कम हुई तो हम देखते हैं ध्वनि का तारत्व क्या होता है, कम होता है। जैसे तारत्व कैसे समझेंगे आप, आपने देखा होगा कि जो पुरुष की आवाज़ होती है वो थोड़ी मोटी होती है ना, थोड़ी मोटी क्यों होती है, क्योंकि उसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, कम होती है, इसलिए उनकी जो तारत्व होता है, ठीक है, जो तारत्व होता है उनमें कम होता है। महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो पतली होती है, क्यों, क्योंकि उनका जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है, इसलिए तारत्व भी क्या होता है, तारत्व भी क्या होता है, तीखी होती है उनकी ध्वनि, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे, ये देखो ढोल बजा रहे हैं ढोल बजाने में देखिए इसका जो आवृत्ति है ना वो कम है, जो आवृत्ति कम है तो तारत्व भी कम है, ठीक। अब देखो सीटी बजा रहे हैं, इसकी आवृत्ति आप देखो, आवृत्ति देखो बहुत पास पास है ना, एकदम पास पास है ऐसे, तो आवृत्ति अधिक है इसलिए ध्वनि कैसी होती है, तीखी होती है, ठीक है। देखो, ढोल मंद आवृत्ति से कंपित करता है इसलिए इसका तारत्व की ध्वनि, इसलिए कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। और दूसरी ओर जो सीटी होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है इसलिए तारत्व की अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। मतलब कि आवृत्ति अधिक तो तारत्व अधिक, आवृत्ति कम तो तारत्व कम, ठीक है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो पक्षी होते हैं उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि जो शेर की दहाड़ होती है वो तारत्व मंद होती है। तथापि शेर की दहाड़ अधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। क्यों पक्षी की ध्वनि जो होती है वो दुर्बल होती है, क्योंकि उसका उच्च तारत्व होता है उसमें, ठीक है। बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है, ठीक है। बच्चे की जो आवाज़ है उसकी आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति की अधिक है, ये आपको बताना है। समानता एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। जो एक महिला की आवाज़ होती है ना वो किसी पुरुष की आवाज़ की अपेक्षा से अधिक आवृत्ति होती है, उसमें अधिक आवृत्ति होने की का मतलब क्या है कि उसका जो तारत्व है महिलाओं का वो अधिक होता है और पुरुषों का तारत्व कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे वाले टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।